अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम लोगों ने जो क्लिनिकल कंडीशन एक नई करनी है न्यूरो एनाटमी से रिलेटेड, वो हमारे पास है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक हो गया। सबसे पहले तो मैं आपको डिज़ीज़ का इंट्रो देती चलूँ तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हमारे पास क्या होता है कि बेसिकली इफ़ेक्ट करती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, फर्दर आपको इसकी डिटेल्स पता चलती रहेंगी विद टाइम। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इफ़ेक्ट करती है। ये एक लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है, आपके साथ पूरी लाइफ चलती है, आप लोग इसको ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, ये सीरियस डिसेबिलिटी कॉज करती है, क्योंकि ज़ाहिर है जो चीज़ लाइफ लॉन्ग चल रही है वो आहिस्ता आहिस्ता वर्स होती जाएगी और विद टाइम जो है वो जो डिसेबिलिटी का लेवल है वो स्वेयर होता जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद जो पेशेंट है ना उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है जब डिसेबिलिटी इतनी ज़्यादा स्वेयर हो जाएगी तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हो जाएगी, यानी कि एवरेज ईयर ऑफ लाइफ जो है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बताया जा रहा है कि ये डिज़ीज़ वुमेन में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मैन। जो लास्ट डिजीज़ थी आपको याद हो हमने पढ़ी थी टेबिस डोर्सालिस, वो मेन में ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू वुमेन, और जो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस है ये वुमेन में ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू मैन। अभी जब हम बात करते हैं नेक्स्ट आकर इसकी कॉजेज़ की, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस हमारे पास एक ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है। ऑटो इम्यून डिज़ीज़ वो होती है बच्चों जहाँ पर हमें कोई भी इशू आ जाता है हमारे इम्यून सिस्टम में। ठीक है, और इम्यून सिस्टम के कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो बॉडी के ठीक ठाक सेल को, ठीक ठाक चीज़ों को डिस्टर्ब करना या उन्हें डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो जब हमारी बॉडी की सही फंक्शन करती हुई नॉर्मल चीज़ें डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगी ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन ऑटो इम्यून सिस्टम, तो वहाँ पर क्या होता है कि हमारी जो बॉडी के कुछ फंक्शंस होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। अभी इस डिज़ीज़ में क्या हो रहा है, इसमें ऐसा होता है कि आपको पता है हमारी नर्व को या नर्व सेल्स को एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको हम माइलिन शीट बोलते हैं। तो ऑटो इम्यूनिटी की वजह से ये जो माइलिन शीट होती है ये प्रोटेक्शन होती है, लेकिन ये माइलिन शीट डैमेज होना शुरू होती है। जब ये माइलिन शीट डैमेज होगी तो हमारी जो नर्व सेल्स की और नर्व फाइबर्स की प्रोटेक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। वो डिस्टर्ब जब होगी, जब सिर्फ प्रोटेक्शन, तो जो उसके अंडरनीथ नर्व है वो भी डिस्टर्ब होगी। जब नर्व डिस्ट्रॉय होती है, डिस्टर्ब होती है या किसी भी लेवल पर डैमेज होती है, तो जो उससे मैसेज कंडक्ट हो रहा होता है वो भी स्लो हो जाता है। तो जब मैसेज की कंडक्शन ही स्लो होगी या मैसेज की कंडक्शन सही तरीके से नहीं होगी, तो जो भी हमारी बॉडी का रिस्पेक्टिव फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है वो हो जाता है ख़राब। ठीक है, ये इसकी एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन है या कॉज जिसको आप कह लें कि ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो कि नर्व की प्रोटेक्टिव कवरिंग यानी कि माइलिन शीट को इफ़ेक्ट करेगी, जिसकी वजह से नर्व डैमेज होगी, डिस्टर्ब होगी किसी न किसी वे में, और वो जो मैसेज पास उसके थ्रू हो रहा होगा उसको वो डिस्टर्ब करेगी। अभी इस ये होता किस वजह से, ये ऑटो इम्यूनिटी किस वजह से होती है, ये हमारे पास होती है कि डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, इसमें जेनेटिक भी आ जाते हैं और इन्वायरमेंटल भी आ जाते हैं, लेकिन कोई ऐसे वन स्पेसिफिक फैक्टर नहीं एक्सप्लेन किया गया जिससे हमें पता चले कि ये हमारे पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस का कॉज ये है। अभी बच्चों नेक्स्ट जो आपको इसमें कॉज के बाद या फिर जो भी इसकी पैथोफिजियोलॉजी है ये करने के बाद आपको जो इसमें मेन चीज़ याद करने की ज़रूरत है, पता होनी चाहिए, वो है हमारे पास टाइप्स। अभी बच्चों टाइप्स इसमें हमारे पास दो आ जाती हैं, एक होती है रिलैप्सिंग रिमिटिंग और एक होती है प्राइमरी प्रोग्रेसिव। ये दो टाइप्स आ गई, वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं रिलैप्सिंग रिमिटिंग पर। तो रिलैप्सिंग रिमिटिंग में आप देख सकते हैं कि इससे दो वर्ड से हमें अंदाज़ा होना चाहिए, एक तो इसमें रिलैप्स होगा, ठीक है, दूसरा इसमें हमारे पास रिमिशन होगी। अभी नेक्स्ट सबसे पहले हम देखते हैं इसकी अकरेंस क्या है, कि रिलैप्सिंग रिमिटिंग की अकरेंस क्या है और प्राइमरी प्रोग्रेसिव की क्या है। अब रिलैप्सिंग रिमिटिंग में क्या है कि फॉर एग्जांपल आप लोग 10 पेशेंट्स ले लेते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के, तो जो 10 पेशेंट्स हैं उनमें से 8 to 9 को जो है ना वो दिस टाइप की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स होंगी, कि 8 to 9 लोगों को रिलैप्सिंग रिमिटिंग टाइप का मल्टीपल स्क्लेरोसिस होगा। अभी इसमें होता क्या है, इसमें होती है हमारे पास एपिसोड्स। ठीक है, आप इसकी एपिसोड्स को कह लें कि अटैक्स होते हैं। लाइक एक अटैक आया है, उसने सिम्टम्स शो किए हैं, और अब सिम्टम्स की जो वर्सनिंग है ना उसका टाइम पीरियड क्या होता है कि वो कुछ दिन तक वर्स होंगे सिम्टम्स, या कुछ वीक्स तक या कुछ मंथ्स तक वर्स होते रहेंगे वो सिम्टम्स, और उसके बाद क्या होगी, रिलैप्स तो हो गया, उसके बाद क्या होगी, रिमिशन होगी, कि वो हमारे फंक्शन इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगे। जो फंक्शन डिस्टर्ब हुए थे, जिन चीज़ों की वर्सनिंग हुई थी, डिस्टर्बेंस की, आफ्टर डेज वीक्स और मंथ्स वो फंक्शन इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगे, एंड देन अगेन अटैक आएगा, यानी कि अगेन रिलैप्स होगा। ठीक है, वो इसी तरह ये इतने टाइम में जो है वो मंथ्स आप कह लें कि कुछ मंथ तक, फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ फॉर एग्ज़ाम्पल की बात कर रही हूँ कि 3 मंथ्स तक उसके जो अटैक आया है उसके बाद 3 मंथ्स तक आपके पास चीज़ें जो हैं वो इफ़ेक्ट हुई हैं, फंक्शंस जो हैं वो डिस्टर्ब हुए हैं, उसके बाद इम्प्रूव हो गए।
ठीक है। और अक्सर ऐसा होता है कि जो हमारे पास दूसरा अटैक होता है ना, वो उसकी कोई वार्निंग नहीं होती, ठीक है। लाइक कोई वार्निंग साइंस नहीं होते कि हम कहीं कि दोबारा से अटैक होने वाला है या सेकंड एपिसोड आने वाली है डिजीज़ की। ठीक हो गया, यहाँ तक बात आपको समझ आ गई। अभी जो पेशेंट्स होते हैं ना रिलैप्सिंग रिमिटिंग के, वो उनकी फर्दर जो है ना वो डिजीज़ विद टाइम इसमें कन्वर्ट हो जाती है, किसमें, सेकेंडरी प्रोग्रेसिव में। हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, रिलैप्सिंग रिमिटिंग और प्रोग्रेसिव रिमिटिंग, सॉरी प्राइमरी प्रोग्रेसिव। अभी रिलैप्सिंग रिमिटिंग आपको समझ आ गया कि एपिसोड्स आएंगी, अटैक्स आएंगे, जो जिनकी जो भी डिस्टर्बेंस हो रही है फंक्शन की वो इतने टाइम तक इंक्रीज़ होगी, उसके बाद वो फंक्शंस इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे और विदाउट एनी वार्निंग दूसरा अटैक आएगा, अगेन से जो है वो हमारे फंक्शन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे, फिर से इंप्रूव होंगे, ठीक है। और वो फर्दर किस में कन्वर्ट कर जाएगी, सेकेंडरी प्रोग्रेसिव। अभी पहले आप प्राइमरी प्रोग्रेसिव समझ लें, फिर मैं आपको बताऊँगी कि सेकेंडरी प्रोग्रेसिव क्या होता है। तो बच्चों प्राइमरी प्रोग्रेसिव उसमें हम लोगों ने पढ़ा था रिलैप्सिंग रिमिटिंग में कि अगर 10 पेशेंट है तो 8 to 9 को ये वाली टाइप होगी। लेकिन अगर 10 पेशेंट्स हम लोग लेते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के, तो 1 to 2 पेशेंट्स ऐसे होंगे उनमें से जिनको प्राइमरी प्रोग्रेसिव टाइप की मल्टीपल स्क्लेरोसिस होगी। अभी इसमें क्या होता है कि इसमें अब एक पेशेंट जो है वो उसको आ गया अटैक, ठीक है। पेशेंट की आप प्राइमरी देखें कि स्टार्ट होती है डिजीज़ और प्रोग्रेसिव उसके बाद वो बढ़ना शुरू हो जाती है, ग्रेजुअली वर्सनिंग होती है सिम्टम्स की। लाइक एक बार पेशेंट को अटैक आ गया डिजीज़ की, अब उसके सिम्टम्स बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे, कई सालों तक, सेवरल ईयर्स तक उसके सिम्टम्स बढ़ते ही जाएंगे। नो रिमिशन, कोई रिमिशन नहीं होगी, पेशेंट इम्प्रूवमेंट की तरफ नहीं आता, विद टाइम उसकी जो है वो वर्सनिंग ही होती रहती है। इसी वजह से आपको पता है कि हमने स्टार्ट में क्या बात की थी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है पेशेंट की। ये बात समझ आ गई। अभी हम आते हैं सेकेंडरी प्रोग्रेसिव की तरफ। तो सेकेंडरी प्रोग्रेसिव में हम लोगों के पास क्या है कि रिलैप्सिंग रिमिटिंग हम लोगों ने देखा था ना कि एपिसोड्स आ रहे थे और देन रिमिशन हो रही थी, यानी कि इम्प्रूवमेंट हो रही थी, फिर एपिसोड आ रहे थे, फिर इम्प्रूवमेंट होती की थी और सेकंड अटैक आ रहा था। अब सेकेंडरी प्रोग्रेसिव में हमारे पास क्या होता है कि सेकेंडरी अटैक लाइक सेकंड अटैक आता तो है, लेकिन वो हम लोगों को पता नहीं चलता कि सेकंड अटैक कब आया। वो जो हमारे पास वही सिम्टम्स होते हैं ना वही बढ़ते चले जा रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि सेकंड अटैक पता चल जाता है कि आया है, लेकिन उसके कोई सिम्टम्स जो हैं वो इतने ऑब्वियस नहीं होते। यानी कि एक मरतबा आपको एपिसोड हुई है ना तो आप ठीक हो गए हो, ठीक है। उसके बाद रिमिशन होगी यानी कि इम्प्रूवमेंट होगी, उसके बाद जो दोबारा अटैक आएगा ना वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। यानी कि उसके बाद जो दोबारा से रीलैप्स हो रहे होते हैं उनकी हमें समझ नहीं आ रही होती कि वो रीलैप्स कब हुआ, लेकिन रीलैप्स हो रहे होते हैं और पेशेंट जो है वो फर्दर वर्सनिंग की तरफ जा रहा होता है। अभी नेक्स्ट बच्चों हम लोग आ जाते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स पे। तो क्योंकि ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इफेक्ट कर रहा है तो इसमें हमारे पास क्या साइन एंड सिम्टम्स हो गए। साइन एंड सिम्टम्स हमारे पास आ जाते हैं कि फटीग होती है इसमें, ठीक हो गया, पूरी बॉडी में थकावट फील होती है, ब्लर्ड विजन होता है, हमारा विजन डिस्टर्ब होता है, बॉडी में नमनेस, टिंगलिंग, सुइयाँ चुभने या जिस तरह वो चूंटियाँ चलने वाली फीलिंग होती है वो पेशेंट को फील होती है। बैलेंस उसका ठीक नहीं रहता, कोऑर्डिनेशन पेशेंट की ठीक नहीं रहती, वॉकिंग जो है वो पेशेंट की ठीक नहीं होती, ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं होगा। आप लोग देख सकते हैं किस किस तरह जो है वो सिम्टम्स हमारे वर्स होते जा रहे हैं। पूरी बॉडी में स्टिफनेस हो जाएगी या स्पैज़म हो जाएगा और प्रॉब्लम होगी हमारी किस चीज़ के साथ, थिंकिंग के साथ, लर्निंग के साथ और प्लानिंग के साथ। यानी कि अल्टीमेटली ये हमारे कॉग्निटिव फंक्शन को भी इफ़ेक्ट करना शुरू कर देती है डिजीज़, ठीक है। इसके बाद हम लोग सबसे पहले तो आएंगे कि इसकी डायग्नोसिस क्या होती है, क्योंकि हम लोगों ने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को चेक करना है। तो इसकी डायग्नोसिस में हम लोग के पास क्या आता है कि MRI आ जाता है, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जिसको बोलते हैं, बच्चों को खैर पता ही होगा। दूसरा हम लोग के पास आता है इवोक्ड पोटेंशियल आता है। इवोक्ड पोटेंशियल क्या होता है कि हम लोग ब्रेन की बेसिकली इसमें स्टडी हो रही होती है कि बॉडी के जो हैं वो डिफरेंट पार्ट को हम लोग मूव करते हैं या स्टिमुलस देते हैं, तो फिर हम चेक करते हैं कि ब्रेन का वो एरिया जो है वो एक्टिवेट है या नहीं, ब्रेन से कोई रिस्पॉन्सिवनेस आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। उसके बाद आता है स्पाइनल टैप। स्पाइनल टैप क्या होता है कि हम लोग CSF में से जो है वो थोड़ा सा फ्लूइड लेते हैं और उसमें चेक करते हैं कि ऐसी प्रोटीन्स या ऐसी एंटीबॉडीज़ जो कि ऑटो इम्यूनिटी का काम कर रही होंगी वो पर्सन में प्रेजेंट हैं या नहीं। अगर प्रेजेंट है तो उसका मतलब है वही एंटीबॉडीज़ जो हैं वो इनको डिस्टर्ब कर रही हैं प्रोटेक्शन को, और उसके बाद फर्दर जो है वो हमारी डिजीज़ प्रोग्रेस कर रही है, ठीक है। इसके बाद विजन टेस्ट इसमें आ जाता है, ये जो हम लोगों ने ब्लड विजन और ये वाली चीज़ पढ़ी थी इसको चेक करने के लिए, ठीक है। कॉज हो गई, टाइप्स हो गई, साइन एंड सिम्टम, डायग्नोसिस, ये सारा हो गया। अभी हम लोग आ जाएंगे ट्रीटमेंट पे। तो बच्चों मेडिकल ट्रीटमेंट जो इसका होता है ना उसमें तो ये होता है कि एक तो स्टेरॉयड मेडिसिन दे देते हैं, ठीक है, और दूसरा ये होता है कि डिजीज़ मॉडिफाइंग थेरेपीज़, ऐसी थेरेपीज़ होती है कि हम लोग
एक डिज़ीज़ हो गई है तो उसको रोक तो नहीं सकते, लेकिन रीलैप्स जो होता है ना, यानी कि अटैक का दोबारा होना उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अभी इसमें भी फिजियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जहाँ जहाँ पर हमारे पास सीवियर फिज़िकल सिम्टम्स आ रहे होंगे, सीवियर फिज़िकल डिसफंक्शन आ रहा होगा, वहाँ पर हमारे पास फिजियोथेरेपी बहुत इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी होती है। अब जो फिजियो है वहाँ पर, क्योंकि हमें पता था फटीग है, वीकनेस है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पेशेंट की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ कराएंगे। उसके अलावा उसकी, क्योंकि बैलेंस कोऑर्डिनेशन ख़राब है, तो उसकी बैलेंस और कोऑर्डिनेशन की ट्रेनिंग कराएंगे। उसकी गेट ट्रेनिंग कराएंगे, क्योंकि बैलेंस और कोऑर्डिनेशन की वजह से पेशेंट का गेट भी ख़राब हो जाता है। गेट ट्रेनिंग कराएंगे। उसकी स्टिफनेस और स्पैज़म कम करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपने देखा था यहाँ पर कि स्टिफनेस और स्पैज़म भी हो रहा था, ठीक है। तो ये भी हम लोगों ने उसका काम करवाना है। ये किस तरह काम करवाते हैं कि पेशेंट की फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज कराते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो पेशेंट की इम्प्रूव हो। और क्योंकि जब मसल में स्टिफनेस और स्पैज़म आ जाता है ना, तो पेशेंट जो है वो मूव नहीं करता। तो जब पेशेंट मूव नहीं करता तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसके जॉइंट्स भी आप कह लें कि स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो जब उसकी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज कराएंगे मसल्स की, तो अल्टीमेटली क्या होगा, या के जॉइंट्स भी जो है वो हमारे प्रॉपर वर्किंग में रहेंगे, सॉरी। तो हम लोगों ने बेसिकली करना क्या होता है कि पेशेंट को हम लोग बिल्कुल तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन जो कंडीशन वर्स होने से उसको रोका जा सकता है या उसकी वर्सनिंग को स्लो डाउन किया जा सकता है, ठीक है। ये हम लोगों के पास चीज़ होती है फिजियो में। तो ये सारे इसकी चीज़ें थी, ये आप लोगों ने जो है वो अच्छे तरीके से कर लेनी है। तो इंशाल्लाह जो भी इससे रेलेवेंट आपको एमसीक्यू आएगा सिनेरियो टाइप, वो आपका सॉल्व हो जाएगा।